हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीवीटी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में बहुत ही जाने मानी हस्ती हैं जो कि पद्मश्री नॉमिनी हैं, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। आइए आज हम बहुत सारे अपने मिथ एंड अवेयरनेस को क्लियर करेंगे कि हम फॉरएवर यंग कैसे रह सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में स्पेशल इन्फॉर्मेशन हम उनसे आज लेते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर सचिन देव जी का। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपके बारे में आज हमने इतना सब सुना है एंड हम जानना चाहते हैं कि स्पेशली अबाउट स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है एंड वी आर कंफ्यूज कि कौन से मेथड्स हैं, नॉन सर्जिकल, सर्जिकल लाइक प्लास्टिक सर्जरी। आजकल ये भी बहुत ही कॉन्सेप्ट इन हो गया है। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताएं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है एंड हमें कैसे ऑप्ट करना चाहिए। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका एक मिथ है कि ये सिर्फ सुंदरता के लिए ही है। प्लास्टिक सर्जरी की दो ब्रांचेस हैं बेसिकली। एक ब्रांच है जो एस्थेटिक सर्जरी बोलेंगे, जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोलेंगे, एंड जो दूसरी ब्रांच है दैट इज़ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। सो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऐसी चीज़ है, प्लास्टिक सर्जरी में एक बून बोलते हैं जिसको, कि इससे काफ़ी लोगों का और इसका जैसे बर्थ डिफेक्ट हो गए, जो ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करना है, ये सब प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आता है। और दूसरी चीज़ हो गई हमारी एस्थेटिक, एंटी एजिंग सर्जरीज वगैरह, यस, फेस लिफ्ट्स वगैरह की कुछ सर्जरीज हैं, हेयर ट्रांसप्लांट है, एवरीथिंग कम्स अंडर प्लास्टिक सर्जरी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। आंसर कुछ और जैसे अभी आपने बताया कि हम जैसे कुछ नॉन सर्जिकल मेथड्स भी आजकल बड़ा इन है, एंड हमें बताइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। बिल्कुल। एंड हम सब कंफ्यूज हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से कि किस एज में या किस स्किन के साथ हमें कैसे ट्रीटमेंट्स के साथ आगे जाना चाहिए। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का काफ़ी आजकल चलन है और अच्छा भी है, बिकॉज कोई भी चीज़ को एग्जैक्टली सर्जरी पे जंप नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ पॉसिबल है कि हाँ नॉन सर्जिकल तरीके से या मिनिमली इन्वेजिव तरीके से पॉसिबल है तो डेफिनेटली उसके लिए जाना चाहिए। जैसे आजकल एंटी एजिंग के काफ़ी प्रोटोकॉल्स हैं। आपने बोटॉक्स का सुना होगा, डर्मल फिलर सुने होंगे। सो रिंकल्स के ट्रीटमेंट होते हैं, केमिकल पील्स हैं, लेज़र्स हैं, लेज़र से लिफ्टिंग होती है, फेस लिफ्ट्स होते हैं, थ्रेड लिफ्ट्स होते हैं। ये सारे नॉन इन्वेजिव तरीके हैं। अब वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आजकल हेयर लाइन लोगों की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कई कारण है इसके, हेरिडिटरी से लेकर हार्मोनल चेंजेस एंड पोल्यूशन वगैरह सब चीज़ें हैं, इसका कंट्रीब्यूशन हर चीज़ का ही है। लेकिन हाँ, इससे हम कैसे रोक सकते हैं, इसे रोकना कैसे है और इसको बेसिकली स्लो डाउन कैसे करना है इस प्रोसीजर को, तो बेसिकली एंटी एजिंग उसी को ही सिखाता है, एंटी एजिंग उसका ही करता है। सर, आज तक तो अभी तक हम लोगों को यही लगता था कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। लाइक अभी फिल्म स्टार्स ही ज़्यादातर इस चीज़ को ऑप्ट करते थे, बट अब थोड़ा थोड़ा लोगों को अवेयरनेस होने लगी है। पीपल ट्राई टू फाइंड आउट कि वेदर दे कैन चेंज देयर लुक या अपीयरेंस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो क्या है ये इतना एक्सपेंसिव है, हम अफोर्ड कर सकते हैं नॉर्मल लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल क्या, शुरू में क्या था, देखिए अवेयरनेस भी नहीं थी, एंड द सेकेंड थिंग इज़ अगर किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती तो लोग उसको पता नहीं करते। आजकल है इंटरनेट का युग है पूरा का पूरा, तो सारी चीज़ें आपके सामने रेडिली अवेलेबल है। दूसरी चीज़ थी, यस, पहले ये अफोर्डेबिलिटी इशू आता था, डेफिनेटली आता था, लेकिन आजकल अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ में कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, सारी चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। और ये काफ़ी अच्छा हुआ है, पिछले 10-20 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया है इस फील्ड में हमारे देश ने काफ़ी। तो ये काफ़ी अब अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है चीज़ों की। और दूसरी चीज़ है, अगर उसके बाद भी किसी को ऐसे पेशेंट्स को लगता है या किसी व्यक्ति को लगता है ऐसे कि हाँ अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू आ रहा है, अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही है सपोज, तो यस, वी आर हेयर टू हेल्प, एंड मैं चाहता हूँ वो सबके पास ये ट्रीटमेंट पहुँचे और सब लोग इसको अफोर्ड कर सकें। हमारे पास में कई बैंक्स के साथ में टाई अप है जो कि EMI सिस्टम वगैरह कर लेते हैं, एंड पेशेंट आराम से उसको ट्रीटमेंट को करवा भी लेते हैं, प्लस अपना उनका ये होता है 0% EMI पे हो जाता है सारा काम। ओके सर, जब प्लास्टिक सर्जरी हम कराते हैं, इट्स अ
लाइक वन टाइम, या हमें इसको बार बार इसको लाइक फॉलो अप करना पड़ता है, या वन टाइम में हमारा इशू सॉर्ट आउट हो जाता है? देखिए आपको सबसे पहली चीज़ ये पता है कि जैसे नथिंग इज़ परमानेंट। हाँ जी। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। तो जस्ट प्लास्टिक सर्जरी भी वन टाइम प्रोसीजर नहीं, बिकॉज हम एज तो कर ही रहे हैं। हाँ जी। ठीक है ना, तो हम जैसे जैसे एज कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी में क्या है कि आपने एक बार सर्जरी कर दी है, उसके बाद सर्जन को अपने एक्सपीरियंस के लिए चाहिए फॉलोअप्स। चाहे आपका फॉलोअप अच्छा है, चाहे आपको कोई तकलीफ है, आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास वापस आना है। वापस आने के बाद में आपको बताना है उनको कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, या मुझे ये तकलीफ, कोई भी तकलीफ नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप खुद नोटिस नहीं कर सकते हैं कई चीज़ें जो कि आप चेकअप्स में नोटिस हो जाती हैं। तो डेफिनेटली फॉलोअप्स लेने हैं, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, अप एंड डाउन करना है, कुछ भी करना है, डेफिनेटली डॉक्टर कैन हेल्प यू आउट एंड आपको आगे कुछ सजेशन दे सकते हैं। ओके सर, आजकल के टाइम में जहाँ पे अभी हम पोल्यूशन है हमारा, लाइक फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। तो आप न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल हमारे स्किन को कैसे इम्पैक्ट डालता है, एंड हाउ वी कैन कवर अप न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल आज के टाइम के अकॉर्डिंग? आपका बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि सारी चीज़ें ये न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड हैं। आप चाहे कोई भी शरीर की बीमारी ले लें, या कोई भी तकलीफ ले लें, सारी न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है। मैं एक जैसे छोटा सा सजेशन है कि जैसे मॉर्निंग में जब उठते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। तो हमने मॉर्निंग में हमने थोड़ा से कार्ब्स ले लिए, ये सारी चीज़ें हेल्दी लेनी है। मैं पैकेट फूड को कभी भी अवॉइड करने के लिए कहूँगा, मैं मार्केट के फूड को कभी भी अवॉइड करने को बोलूँगा। जितना हम घर पे बना सकते हैं, जो भी चीज़ घर पे पॉसिबल है, डेफिनेटली इतनी होती है कि हमें उससे न्यूट्रिशन मिल जाए। हमें बाहर से कुछ आजकल ट्रेंड है, अलग अलग कंपोजिट फूड्स के डब्बे आ गए हैं वो खाने के। सो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ मेडिकली कोई कॉम्प्रोमाइज़ है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए वो चीज़ें हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल आदमी अपने घर में आराम से सब चीज़ें ले सकता है। तो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट का रेशो, हेल्दी फैट्स का रेशो, हेल्दी फैट्स का मेरा मतलब है जो हमें फ्रूट फैट्स मिलते हैं, जैसे एवोकाडो वगैरह में मिल जाता है, जो बहुत सारे अलग वेजिटेबल्स वगैरह में मिलते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं अपने जो फ्रेश होते हैं। देन हम प्रोटीन्स की बात करें, वेज नॉन वेज सब ऑप्शंस आजकल अवेलेबल होते हैं, और सब चीज़ें घर पे आप कर सकते हैं। तो जितना हम घर से जोड़ के करेंगे, घर पे करेंगे, इमोशनली भी ठीक है, एंड हेल्थ वाइज भी, फिजिकली भी उतना ही ग्रो करेंगे। हाँ, माइनर एक आधा घंटे से 1 घंटे का अपनी बॉडी को एक वर्कआउट की ज़रूरत होती है, वो डेफिनेटली हर किसी को देना चाहिए। चाहे वो घर पे करें, चाहे आप पार्क में जाके करें, चाहे जिम में करें, बट डेफिनेटली करना चाहिए। कि सर ये तो हमारी स्किन केयर की बात थी। अभी आजकल मेजर इशू आ रहा है हेयर्स का। यंग बच्चों के ही जल्दी जल्दी हेयर्स या तो वाइट होने लगे हैं, अदरवाइज हेयर थिन होकर हेयर लॉस तक आने की प्रॉब्लम आ गई है। तो अब इस सिचुएशन को कैसे डील करें? जैसे आपने बोला कि वाइट होने लगे हैं हेयर, तो वाइट होना इज नॉट मतलब वो कोई बीमारी की बात नहीं है। मेलानिन के पिगमेंट का अप एंड डाउन रहता है। आप दूसरी किसी कंट्री में जाएंगे, दूसरी किसी कॉन्टिनेंट में जाएंगे, वहाँ बचपन में उनका नेचुरल हेयर कलर ही ब्राउन या वाइट है। हाँ जी। तो वो मेलानिन के ट्रीटमेंट के ऊपर है। स्किन कलर और हेयर कलर उसका कोई आजकल कोई ज़्यादा वो भी नहीं लेता, कोई ध्यान भी नहीं रखता। हाँ, लेकिन डेफिनेटली जैसे स्किन की सूदनिंग की बात है, स्किन की हेल्दीनेस की बात है, अपार्ट फ्रॉम कलर का कोई रोल नहीं है इसमें। हेल्दी स्किन एक अलग ही स्किन रहती है। वैसे ही हेयर हेल्दी होना चाहिए। और हाँ, हेयर फॉल हो रहा है, उसके काफ़ी कारण है। हेयर फॉल जो हो रहा है वो डेफिनेटली कंसर्न की चीज़ है। क्यों हो रहा है? तो अगर कम एज में हो रहा है तो डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से होता है। मेरे पास खुद 20-20 साल के बच्चे आते हैं और उनके काफ़ी हेयर लाइन पीछे रिसीड हो चुकी है, या कईयों के क्राउन एरियाज ओपन हो चुके हैं। मैं पूछता भी हूँ एज कितनी है, कहते हैं 20 ईयर्स। तो आजकल काफ़ी कम एज में तो हो रहा है डेफिनेटली, एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। प्रॉपर न्यूट्रिशन की किसी में प्रॉब्लम आती है, देखिए, और अगर ये सब चीज़ें रूल आउट भी हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो रहा है, तो डेफिनेटली मेडिसिनल मैनेजमेंट भी है इन चीज़ों का। एंड यस, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी हैं इसके, जैसे हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, फॉलिकुलर एक्सट्रैक्शन वगैरह, ये काफ़ी बेटर चीज़ें हैं जिससे आप इजीली सिंगल डे में ही अपना रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं।
कितना इजी हो गया सर हेयर ट्रांसप्लांट कराना या हेयर सर्जरी जो हमारे अभी है, तो कितना मतलब, क्योंकि एक बार सुनकर थोड़ा फियर आता है, बट हाउ इज इट इजी इट इज़ कि हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं? देखिए है कि अगर हम प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड पर्सन के पास से जाके करवाते हैं तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट हमें ये मिलता है कि एक तो हम साइकोलॉजिकली फ्री हैं कि हाँ आई एम इन गुड एंड सेफ हैंड्स। दूसरी चीज़ क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक टेक्निकल जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, कितना फाइन तरीके से किया जा रहा है रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए अच्छे। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि शुरू में आज से 10-15 साल पहले प्रोसीजर्स थे जो कि इन्वेजिव भी थे, आपको स्कार भी आते थे उसके, स्टिचेस भी होते थे उसके, बट नाउ डेज मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स हो गए हैं अभी, और बहुत लोग अब न्यू प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। इन न्यू प्रोसीजर्स की वजह से ब्लड लॉस भी नहीं होता, कुछ भी, ज़ीरो ब्लड लॉस, एंड स्कार, स्टिच, ये कुछ भी नहीं आता। एंड मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स की वजह से आप पूरा रिहेबिलिटेशन अच्छे से कर सकते हैं। मॉर्निंग मेरे पास में मॉर्निंग में अगर कोई सपोज करो 10 बजे कोई पर्सन एडमिट होता है, उसका प्रोसीजर वगैरह सब हो जाता है, प्रोसीजर होने के बाद में शाम को 5-6 बजे तक ही इज़ डिस्चार्ज। इतना मिनिमली इन्वेजिव और इतना प्रोसीजर उसके लिए अच्छा रहता है कि ही कैन ड्राइव बैक टू होम, अपने आप खुद गाड़ी चला के या अपने आप खुद बाइक चला के अपने घर भी जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तो प्रोसीजर इज़ वेरी मिनिमली इन्वेजिव एंड वेरी लेस, और आई कैन से ज़ीरो कॉम्प्लिकेशंस। ये तो बहुत ही बढ़िया है सर। नहीं हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि इतनी जल्दी हमारे हेयर्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अब जब ये अगर ट्रीटमेंट हो जाता है देन इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें भी हमें बार बार फॉलोअप्स के लिए, फॉलोअप्स तो नेसेसरी है, बट क्या उसके बाद भी हेयर फॉल होता है या हमें वापस से कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? मैंने जैसे बोला था नथिंग इज़ परमानेंट, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर है, और अचीवेबल बहुत अच्छी चीज़ें हैं ज़रूर। यूजुअली जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं 20 to 25 ईयर्स तक तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, यस, 5 से 10% का ज़रूर पड़ सकता है, ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम जब एज के साथ में ग्रो होते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर्स भी थोड़े ग्रो होते हैं, तो यस, जो डेंसिटी अभी है वो डेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है। बट जैसे जो हेयर ट्रांसप्लांट अगर अच्छे से किया है और हार्मोनल उसकी वजह से वो आए हैं तो डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से चलेगा और आगे तक भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। यस, डेफिनेटली अगर कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो जाती है पेशेंट को बाद में, सपोज करो एक पर्सन है हु वाज नॉट डायबिटिक टिल 25 ईयर्स, बट हाँ जब 35 प्लस हो गया, जब 45 प्लस हो गया तो वो डायबिटिक हो गया है, डायबिटिक होने की वजह से इन्फेक्शन हो गए, तो यस, medically compromised conditions are one of the causes of hair loss also. ओके सर। सर अभी आपके बारे में नया सुनने के लिए आया कि आपने नेटफ्लिक्स के साथ में अभी काम किया है, एंड सडनली इतना अच्छा आपका ये करियर के साथ में आपने अपने पैशन के साथ जंप बैक किया है एक नई फील्ड के अंदर, इसका एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ में। देखिए, पैशन हर एक इंसान के अंदर एक चीज़ रहती है, बट यस, इसकी कोई एज नहीं होती। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा कुछ और करने का मन है, बट डेफिनेटली आई लव माई सर्जिकल वर्क ऑल्सो, आई लव माई सर्जिकल टीचिंग्स ऑल्सो। मैं प्रोफेसर भी हूँ सर्जरी का एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ पीडीएम यूनिवर्सिटी में इस वक्त, और काफ़ी सर्जन्स को मैं ट्रेन भी करता हूँ। और डेफिनेटली मन में पर एक जगह रह जाता है कि यार मुझे एक चीज़ और परस्यू करनी थी, तो यस, मेरे इसी फील्ड की वजह से ही मेरे पास में इस चीज़ का रास्ता निकला। वन ऑफ माई पेशेंट हु वाज अ सेलिब्रिटी, उन्होंने मुझे बोला कि वाई डोंट यू ट्राई, सो आई वेंट फॉर ए ऑडिशन हुआ, वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया, एंड टिल नाउ मेरे ख्याल से 2 साल भी नहीं हुए मुझे इसमें, और मेरे 150 प्लस एड्स हैं, जो कि गवर्नमेंट एड्स भी हैं काफ़ी उसमें से, और प्राइवेट बैंक्स के एड्स भी, बैंकिंग सेक्टर में भी हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में हैं, देन कृषि जो होती है अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें भी काफ़ी एड्स हैं। और रिसेंटली मेरे को एक अभी मूवी में भी रोल मिला था, मैंने उसमें भी किया। अभी शूटिंग ख़त्म हो गई है, मे बी जून जुलाई में मूवी आ सकती है। इट वाज विद नेटफ्लिक्स। तो पैशन को परस्यू करने के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बस अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, वो ज़रूर हर इंसान को करना चाहिए, देन देयर इज़ नो लिमिट।